ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 5। आज जो है ना हमारा लेक्चर 5 है बेच 4 का। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो ब्लूम्स की टेक्सानॉमी पे फोकस होगा सारा। और उसमें हम देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सानॉमी के जो है कौन से सैम्पल क्वेश्चंस बन सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम जो है मॉडल पेपर को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर किस तरीके से आ सकता है। फिर हम जो है ना पेडागॉजी पोर्शन, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि टेक्सानॉमी क्या है? ब्लूम्स को छोड़कर बाद में देखते हैं टेक्सानॉमी। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी या केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायो पढ़ी होगी, तो उनको आता होगा कि टेक्सानॉमी क्या है। क्लासिफिकेशन है। किरण कह रही है कि टेक्सानॉमी क्लासिफिकेशन है। वेरी राइट। अरेंजमेंट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट। अरेंजमेंट। जी जी। अरेंजमेंट। आवाज कट रही है, पता नहीं कौन बोल रहा है। तो टेक्सानॉमी अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट। जी जी ठीक है। अरेंजमेंट है, क्लासिफिकेशन है। फिर वो क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट डिफिकल्टी की लेवल से हिसाब से होता है, या सिमिलरिटीज के हिसाब से होता है, या डिफरेंसेस के जो है ना अकॉर्डिंगली होता है। तो टेक्सानॉमी एक्चुअली अरेंजमेंट आपको जो है ना समथिंग है अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी, अकॉर्डिंग टू या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस। तो इस तरीके से जो ब्लूम्स की टेक्सानॉमी है वो अरेंजमेंट ही है, वो क्लासिफिकेशन ही है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की, या लर्निंग आउटकम्स की, या जो है ना स्टूडेंट किस तरीके से सीखते हैं, कौन सी उनकी लेवल्स हैं, तो उनकी अरेंजमेंट है। जिनको जो है 6 लेवल्स में जो है रखा गया है, अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू ब्लूम। तो आइए उसको देखते हैं। सी ब्लूम्स टेक्सानॉमी एक्चुअली बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी। और इन्होंने एक ये जो है ना हायरार्किकल फ्रेम्स दिया था। हायरार्किकल का मतलब है जो है ना जो सीरीज में हो, हायरार्की में हो, तरतीब में हो। सपोज करें सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या सिंपल से जो है ना डिफिकल्टी की तरफ जाए। तो ये एक फ्रेमवर्क था जो एजुकेटर्स यूज़ करते हैं या टीचर्स यूज़ करते हैं, आप ये कह सकते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी को? एक्चुअली टू क्लासीफाई एंड स्ट्रक्चर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए फोकस, फोकस जो है ना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी थी टू क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू दियर डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे देखें वर्ड यूज़ किया है कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको आप डिफिकल्टी लेवल भी कह सकते हैं। तो डिफिकल्टी के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है ना बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग आउटकम्स को जो है ना एक टेक्सानॉमी में रखा, एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क में रखा, ताकि ताकि जो है न उनके हिसाब से उनके लिए जो है न उनकी लेवल से जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो है सेट की जाएं, और इफेक्टिव असेसमेंट बनाई जाए। क्योंकि जो आप एसओएल बनाते हैं, सपोज करें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाते हैं, उसके हिसाब से ही आप जो है ना स्ट्रेटजी या टेक्निक या मेथड सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके हिसाब से ही आप असेसमेंट बनाते हैं, ताकि उसको मेजर किया जा सके कि अब वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेंजामिन ब्लूम ने एक्चुअली ये जो ओवरऑल टेक्सानॉमी दी थी, वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के लिए दी थी, ताकि उनकी जो है ना स्ट्रेटजीज उनके लिए सेट की जाए, उनके लिए असेसमेंट सेट की जाए, उनके लिए एक्टिविटीज सेट की जाए अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। सो दिस टेक्सानॉमी इनकम्पासेस 3 प्राइमरी डोमेन्स। इसमें 3 प्राइमरी डोमेन्स हैं, ठीक है। एक कॉग्निटिव है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या हेड से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डोमेन है। तो इनको 3 डोमेन्स भी आप कह सकते हैं, 3 प्राइमरी डोमेन्स। वो है कॉग्निटिव डोमेन है, एंड दूसरी अफेक्टिव डोमेन है जो इमोशनल रेस्पॉन्सेज या एटीट्यूड्स एंड स्किल से रिलेटेड है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके साथ साथ साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की एक्चुअली 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। जो कॉग्निटिव है वो माइंड से रिलेटेड है, जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है। जो आपके अफेक्टिव डोमेन है वो आपके इमोशनल रेस्पॉन्सेज, एटीट्यूड, या इसको ये कह सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड है। एंड देन जो साइकोमोटर डोमेन है, वो आपकी फिजिकल स्किल्स एंड एबिलिटीज से रिलेटेड है। जो बच्चे काम बाय हैंड करें, या खुद करें या खुद परफॉर्म करें, तो वो साइकोमोटर डोमेन में आएगी। अच्छा, सो ओरिजिनल जो ब्लूम्स की टेक्सानॉमी थी वो 1956 में दी गई, ठीक है। और उसका सारा फोकस जो था वो कॉग्निटिव मॉडल पे था।
यहाँ पे देखें ये दो और मॉडल्स भी हैं, एक अफेक्टिव मॉडल है, दूसरा साइकोमोटर मॉडल है। लेकिन जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी थी उनका फोकस सिर्फ कॉग्निटिव मॉडल पे था, दैट कैन बी अप्लाइड इन क्लासरूम। और अफेक्टिव मॉडल जो था वो 1964 में पब्लिश हुआ। एंड देन जो साइकोमोटर मॉडल था, यहाँ जो साइकोमोटर डोमेन थी वो 1970s में आई। 1972 में जो है ना क्लासीफाई की गई थी सिम्पसन में। तो दीज आर थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये दो डोमेन्स कम डिस्कस करते हैं, ये जो अफेक्टिव एंड साइकोमोटर है, हर जगह जहाँ जाओगे तो ये डोमेन जो है डिस्कस हो रही होती है, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालाइजिंग है, या अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग एंड सो ऑन। तो ये डोमेन्स जो है ना यहाँ ये लेवल्स डिस्कस होते हैं। तो वैसे जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के लेवल हैं वो तीन है। सबसे पहली जो कॉग्निटिव डोमेन थी वो 1956 में आई थी। एंड देन दूसरी जो थी अफेक्टिव वो 1964 में आई थी। एंड जो तीसरी डोमेन थी या जो तीसरा मॉडल था वो 1970s में आया था, 1972 में। अच्छा, ये देखें। सो ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन जो 1956 में दी गई, उसके एक्चुअली सिक्स मेजर कैटेगरीज थी या सिक्स लेवल्स थी, कैटेगरी भी कह सकते हैं, लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसका जो सारा फोकस था वो नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल था। तो नॉलेज एंड इंटेलेक्ट पे फोकस था इस सारे का, इसका कोई हार्ट से रिलेटेड नहीं था, इसका कोई लर्निंग बाय डूइंग का फोकस नहीं था, इसमें कोई साइकोमोटर की जो है बात मेंशन नहीं की। सो देयर आर सिक्स मेजर कैटेगरीज, ब्लूम्स ने कहा। छह मेजर कैटेगरीज हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने कहा था ना कि अरेंजमेंट है या क्लासिफिकेशन है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन की इन्होंने अरेंजमेंट की या क्लासिफिकेशन की, उन्होंने छह कैटेगरीज में की या छह लेवल्स में की। सबसे पहले जो है सिंपल लेवल, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स फिर कॉम्प्लेक्स, देन जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला जो था नॉलेज डायमेंशन था। अब देखिए नॉलेज वर्ड से जो है ना फोकस कर रहा है सिंपल थिंग्स पे जो रिमेम्बर कर सकें। सो रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड बेसिक फैक्ट्स। अगर बेसिक जो फैक्ट्स हैं या जो इंफॉर्मेशन हम जस्ट रिकॉल कर सकें, तो उसको जो है ना नॉलेज डायमेंशन में कहा जाता है। जिस तरीके से आप हिस्टोरिकल डेट्स हैं, बच्चों को पढ़ाएं हिस्टोरिकल डेट्स या बताएं या पूछें, तो ये जो आएगा ना नॉलेज डायमेंशन में आएगा या नॉलेज कैटेगरी में आएगा, नॉलेज लेवल में आएगा, ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन की विलियम्स टैक्सोनॉमी में। यहाँ इसके मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। सपोज करें बच्चों को आप जो है ना कुछ सिंबल्स पढ़ाते हैं, सिंबल्स याद करते हैं या फार्मूलाज वगैरह याद कराते हैं कि जो है ना A+B² का जो है ना क्या है फार्मूला, तो A² + 2AB + B²। तो इस तरीके से जो रोड मेमोराइजेशन पे फोकस्ड होती हैं चीज़ें, वो जो है ना नॉलेज डायमेंशन में आती हैं, जो फिक्स्ड होती हैं, बस बच्चे एक लाइन में, आधी लाइन में, एक पॉइंट में जवाब दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना कंप्रीहेंशन लेवल है। कंप्रीहेंशन जो है ना एक्चुअली ये ओरिजिनल देखें कॉग्निटिव डोमेन को हम फोकस कर रहे हैं, और इनका देखें कि नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सब नाउन है, ठीक है। ये कोई जो है एक्शन को फोकस नहीं कर रहे हैं, जस्ट नाउन यानी नाउन पे फोकस है कि नॉलेज, नॉलेज यानी एज अ नाउन काम कर रहा है कि कोई बेसिक फैक्ट्स हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वो बताई जाए या याद की जाए। तो कंप्रीहेंशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग मीनिंग। अब कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनकी मीनिंग को जो है इंटरप्रेट जो है करना, उनको एक्सप्लेन करना, जो है कंप्रीहेंशन लेवल में आता है। सपोज करें समराइजिंग थ्योरीज, आप समराइज थ्योरीज को तब कर सकेंगे जब आपको जो है थ्योरी जो है समझ आएंगी। सपोज करें आप दो थ्योरीज पढ़ते हैं, सपोज करें हम यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन पढ़ते हैं, साइकोमोटर डोमेन पढ़ते हैं, दो थ्योरीज पढ़ते हैं, तो आपको दोनों समझ आएंगी कि कॉग्निटिव डोमेन का किस चीज़ पे फोकस है। तभी आप दोनों को एक्सप्लेन या समराइज कर सकेंगे कि ये कॉग्निटिव डोमेन जो है ना नॉलेज डायमेंशन है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे फोकस करती है, साइकोमोटर डोमेन जो है ना मोटर स्किल्स पे फोकस करती है। तो इस तरीके से जो है ना ये कंप्रीहेंशन पे फोकस कर रहा है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन में यहाँ से जो आप नॉलेज है आपके पास, फिर आपने कंप्रीहेंशन किया, या यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे, सेकंड स्टेप तक आए, तो फिर जो आपके पास नॉलेज है उसको आप कुछ ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यूटिलाइजिंग लर्नड इंफॉर्मेशन इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में जो आपने इंफॉर्मेशन सीखी है उसको अप्लाई कर सकना। सपोज करें यहाँ पे आपने बेसिक मैथ सिंबल सीखी, फिर यहाँ पे आप जो है मैथ सिंबल से बढ़कर आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए किसी फार्मूला के तहत। अब वो आपको फार्मूला आ गया है, तो उस फार्मूला को यूज करते हुए आप यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें आपके पास नॉलेज है,
और आप उनको अंडरस्टैंड किया, फिर आप वो इंफॉर्मेशन जो है यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स, या डूइंग या कंडक्टिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लैब और केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एंड सो ऑन। तो सबसे पहले नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, सिंपल फैक्ट्स हैं, आपके पास सिंबल्स हैं या साइंटिफिक टर्म्स की आपने डेफिनेशन जो है पढ़ाई है, याद कराई बच्चों को, ये याद की। तो ये फर्स्ट लेवल आप जो है कॉग्निटिव डोमेन। फिर कंप्रीहेंशन देन एप्लीकेशन पे आप जो है ना उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, या कोई एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ लेवल है ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन की, वो है एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस का सिंपल मीन ये है कि ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में डिवाइड करना इंफॉर्मेशन को। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझाना, जो है एक्सप्लेन करना, या उनका रिलेशनशिप देखना कि इनका इस पार्ट का रिलेशनशिप इसके साथ क्या है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो लेवल होगी, उसको हम एनालिसिस लेवल में कहेंगे। इसका सिंपल मीन ये है, लाइक जो है कंपेयरिंग लिटरेचर थीम्स या कंपेयरिंग दो थ्योरीज, अगर दो थ्योरीज को कंपेयर करें तो एनालिसिस लेवल में आएगा। या किसी थ्योरी को, एक ही थ्योरी को सपोज करें, ये कॉग्निटिव डोमेन है, तो कॉग्निटिव डोमेन के देखें 6 लेवल्स हैं। अगर 6 लेवल्स को पार्ट बाय पार्ट जो है ना आप एनालाइज करें, ब्रेक डाउन करें कि कंप्रीहेंशन क्या होगी, नॉलेज क्या होगी, एनालिसिस क्या होगी, एप्लीकेशन किस तरीके से, तो ये जो 6 डोमेन की सेपरेटली जो है ना ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स और इनका आपस में रिलेशनशिप देखें, तो ये एनालिसिस लेवल में आएगा। उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि देखें आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आपके पास जो है ना नॉलेज है मुख्तलिफ तरीक़ों से। मे भी आपने जो है क्लास में सीखी, एक टॉपिक सीखा, दूसरा सीखा, फिर उनको आप एनालाइज भी कर रहे हैं कि इस टॉपिक का ये रिलेशनशिप है। या आप सपोज करें ये जो है ना ओवरऑल ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन आपने पढ़ी, आपने नॉलेज कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन का देखा कि इनका आपस में क्या जो है रिलेशनशिप है। नॉलेज होगी आपके पास तभी आप कंप्रीहेंड कर सकेंगे, फिर कंप्रीहेंड करेंगे तभी आपको पास एक्सप्लेनेशन होगी, तो ही कोई नॉलेज किसी दूसरी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकेंगे। तो फिर क्या हुआ कि आपके पास डिफरेंट आइडियाज हैं, और अब इन आइडियाज को कंबाइन करके आप कोई न्यू लेवल दे रहे हैं, कोई न्यू आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, या कोई न्यू सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो वो जो न्यू सॉल्यूशन होगा, वो जो न्यू आइडिया होगा, वो एक्चुअली ये सिंथेसिस लेवल ऑफ बिलोंग्स टू टैक्सोनॉमी होगा कॉग्निटिव डोमेन में। ये देखें यहाँ पे सिंथेसिस है, लेकिन जब रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में आएंगे ना, तो ये सिंथेसिस एक्चुअली क्रिएट हो जाएगा, वो छठे नंबर पे आ जाएगा। और ये जो छठा नंबर है, ये पांचवें नंबर पे आ जाएगा। तो ये आगे देखते हैं। अच्छा, ये हो गया कंबाइनिंग आइडियाज या नॉलेज टू फॉर्म न्यू आइडिया, या कोई न्यू सॉल्यूशन देना, कोई न्यू हाइपोथेसिस देना, कोई न्यू जो है ना प्रॉब्लम का जो है ना कोई आइडिया या सॉल्यूशन देना। तो ये सिंथेसिस लेवल में आएगा। फिर इवैल्यूएशन लेवल क्या है? इवैल्यूएशन लेवल ये है कि जो है ना इस जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है या नॉलेज कंप्रीहेंशन, ये हर चीज़ जो आपके पास आई, इसको इवैल्यूएट करना, जज करना, किसी क्राइटेरिया या किसी स्टैंडर्ड के बुनियाद पे, किसी जो है ना क्राइटेरिया के बेसिक बेस पे जो है ना उसको जज करना इंफॉर्मेशन को, ताकि पता लग के सके कि उसका कितना स्कोर है, या वो इधर उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, उस नॉलेज को एक्चुअली इवैल्यूएट करना है। तो ये है ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन बिलोंग्स टू एग्जामिनेशन, जिसकी 6 लेवल्स हैं: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो KCAASE। ठीक है, या जो लास्ट में है तो देखें वो KC है, लेकिन AEE है। ठीक है, जो A डबल 2 टाइम्स है। लेकिन रटाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, सबसे पहले नॉलेज आएगी, तो ही आप किसी चीज़ को कंप्रीहेंड करेंगे। कंप्रीहेंड कर सकेंगे तो ही आप जो है नॉलेज को अप्लाई कर सकेंगे। जब अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप जो है ना इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेंगे कि इस पार्ट का मकसद क्या है, इस पार्ट का मकसद क्या है। जो है उसके बाद जो है ना आप न्यू आइडियाज़ को जो है कंबाइन करके कोई आइडिया जो है ना न्यू आइडिया दे सकेंगे या सॉल्यूशन दे सकेंगे, एंड देन आप लास्ट में इवेल्युएट करते हैं इनको। और आसान तरीकों में रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन में समझाया गया है, जो कि ये है। तो रिवाइज टेक्सोनॉमी से पहले ये अगर देखें तो कौन से जो है ना वर्ब्स हैं जो यूज होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो नॉलेज में एक्चुअली क्या होता है कि देखें स्टूडेंट्स जो है ना रिकॉल करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को या प्रिंसिपल्स को। रिकॉलिंग है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की, या रिकॉग्नाइज करना है। जैसे बच्चों को आप जो है डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट्स दे दें और उनको कहें रेड कलर जो है ना
जो है ना सेपरेट करें, या रेट असेंडिंग आर्डर में सेपरेट जो है ना अरेंज करें। सपोज करें आप बच्चों को नंबर्स देते हैं 1 से लेकर 10 तक, मिक्स में देते हैं, और वो जो है ना स्टिकर्स वगैरह हैं, और फिर बच्चों को कहते हैं कि इनको अरेंज करें। ये अरेंज करना जो आएगा ना, ये एक्चुअली नॉलेज लेवल में आएगा। फिर यहाँ डिस्क्राइब करना सिंपल, छोटी सी डेफिनेशन लेवल तक जो है ना डिस्क्राइब करना, ये भी इसमें नॉलेज में आएगा। या मैच करना, आउटलाइन करना, रिपीट करें या स्टेट करें, तो इस तरीके के वर्ड जो होंगे, या लिस्ट करें, लेबल करें, तो ये लेबलिंग वगैरह, लिस्ट करना, नाम देना, नेम करना, या डिफाइन करना, ये जो आएगा नॉलेज लेवल में आएगा। उसके बाद है कंप्रीहेंशन लेवल। अच्छा, कंप्रीहेंशन लेवल में क्या होता है, स्टूडेंट जो है ना ट्रांसलेट करते हैं या कंप्रीहेंड करते हैं आइडियाज को। कंप्रीहेंड करना का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, थोड़ा बहुत उसको इंटरप्रीट करना, बेस्ड ऑन पीरियड नॉलेज। पीरियड नॉलेज के बेस पे वो जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके जो वर्ब्स यूज होते हैं, लाइक एक्सप्लेन करें, समराइज करें, पेराफ्रेज करें। सपोज करें कोई आपको पैराग्राफ दिया जाता है, और उसको आपके लिए आपको कहा जाता है कि इसको पैराफ्रेज करें। पैराफ्रेज आप तब कर सकेंगे जब आपको वो समझ आएगा, तभी आप अपने अल्फाजों में लिख सकेंगे। पैराफ्रेज का करने का मतलब है अपने अल्फाजों में लिखना। सो डिस्क्राइब करना, यहाँ डिस्क्राइब करना थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पे। यहाँ पे जो डिस्क्राइब था वो सिंपल डेफिनेशन लेवल का था, लेकिन यहाँ पे जो कंप्रीहेंशन में डिस्क्राइब होगा वो जो है ना थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेस्ड होगा। या इलस्ट्रेट करें, क्लासीफाई करें, तो इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे वो कंप्रीहेंशन लेवल में आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल को देखें, तो एप्लीकेशन लेवल में क्या होता है, बच्चे के पास जो नॉलेज होती है उसको ट्रांसफर करता है या यूज़ करता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई डायरेक्शन ढूंढने के लिए, या कोई सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। सपोज करें यूज द इंफॉर्मेशन, या कंप्यूट द वेरिएबल्स आ जाता है, सॉल्व द प्रॉब्लम आ जाता है यूजिंग द फार्मूला, या डिमॉन्स्ट्रेट जो है ना इन एक्सपेरिमेंट, या अप्लाई करें अपनी नॉलेज को टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरीके के जो वर्ड आएंगे वो एप्लीकेशन लेवल में आएंगे। फिर एनालिसिस में क्या होता है, वो डिस्टिंग्विश करता है या करती है कोई बच्चा, एंड देन क्लासीफाई करता है इंफॉर्मेशन को, हाइपोथेसिस को, या स्टेटमेंट्स को, एक्सेट्रा। तो इसमें जो वर्ब्स आएंगे, एनालाइज, कैटेगरीज, कंपेयर, कंट्रास्ट, या सेपरेट, या अप्लाई वगैरह आ सकते हैं। सो अप्लाई मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो आता है वो आता है एप्लीकेशन लेवल पे, लेकिन यहाँ पे जो अप्लाइंग होगा वो एनालिसिस बेस्ड होगा। एनालिसिस का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स को देखकर ही नॉलेज को अप्लाई करेंगे। तो मोस्टली फोकस जो होगा, एनालिसिस होगा, ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स में होगा। सो देखें आप, आप जो है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर तभी कर सकेंगे जब आपको जो है ना उसकी एप्लीकेशन आ रही होगी। तो ये एनालिसिस लेवल है। उसके बाद है सिंथेसिस लेवल। सिंथेसिस लेवल में क्या होता है, कोई न्यू आइडिया जनरेट किया जाता है, जैसे क्रिएट करना, कोई मॉडल डिजाइन करवाना, या कोई चीज़ इन्वेंट करना, या कोई डेवलप करना वगैरह हो जाता है। इवाल्यूएशन में आप जो है क्रिटिक करते हैं, असेस करते हैं, या जो है ना बेस्ड ऑन किसी क्राइटेरिया आप किसी जो है ना क्रिटिक करते हैं। इसमें जज आ जाता है वर्ड, रिकमेंड आ जाता है, क्रिटिक आ जाता है, अप्रेज आ जाता है। अच्छा, ये जो सारे वर्ब्स हैं दिए गए हैं, वो ये जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके हिसाब से हैं। देखें क्योंकि ये ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद जो आती है, इसमें अगर सैंपल बिहेवियर देखें कि नॉलेज में स्टूडेंट डिफाइन कर सकेंगे, जो है कंप्रीहेंशन में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर सकेंगे, और एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स जो है कोई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है ना राइट डाउन कर सकेंगे बेस्ड ऑन दीज नॉलेज। और इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकेंगे एनालिसिस में। और सिंथेसिस में क्या होंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट्स मॉडल डिजाइन कर सकेंगे, या कोई राइटिंग जो है ना राइट डाउन करेंगे न्यू आइडिया से साथ, और यहाँ पे स्टूडेंट जज कर सकेंगे राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स को, एंड सो ऑन। तो ये जो है ना ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी। अच्छा, ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ बहुत से लोग जो है ना क्या कहते हैं, राजी नहीं हुए। उनका मानना ये था कि जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन नहीं करवा रहे। उसका फोकस जो है ना स्टूडेंट्स की जो है एक्टिव लर्निंग नहीं है। उनमें स्टैटिक वर्ब्स हैं, यानी जैसे नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, तो वो नाउन्स हैं, और नाउन्स किसी एक्शन को शो नहीं कर रहे। तो रादर देन नाउन्स जो है ना एक्शन वर्ब्स, या ऐसे वर्ड्स जो है ना यूज किए जाएं इसमें जो है ना एक्शन को शो करें। तो उन्होंने ऐसा किया, नाउन को चेंज किया विथ वर्ब्स इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एंड एक और चेंजिंग भी की। वो चेंजिंग ये थी कि जो ब्लूम्स की ओरिजिनल कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी थी
उसमें सिंथेसिस पांचवें नंबर पे था। तो उसको क्रिएट का नाम देकर छठे नंबर पे लेकर गए, एंड देन जो छठे नंबर पे इवाल्यूएशन था उसको जो है पहले लेकर आए कि सबसे पहले इवाल्यूएट करें, और फिर इवाल्यूएशन के बाद कोई नई चीज़ क्रिएट करें, कोई न्यू आइडिया दें या कोई न्यू सॉल्यूशन दें। तो ये देखें, जो है ना रिवाइज टेक्सानॉमी जो थी वो केराथोल एंड एंडरसन ने दी। और उनका जो फोकस था फ्रॉम पैसिव नाउन्स टू एक्टिव वर्ब्स था। और क्योंकि उसमें नाउन यूज हुए हुए थे तो उन्होंने फोकस किया एक्टिव वर्ब्स को, और उन्होंने जो मोस्ट ज़्यादा फोकस किया वो लर्नर की इंगेजमेंट थी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। सो रिवाइज्ड जो वर्जन था वो एक्चुअली उसमें वर्ब्स यूज किए गए ताकि एक्टिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग को डिफाइन किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, और नाउन्स को खत्म किया जा सके, जो कि ना ओरिजिनल वर्जन में था। अब ये देखें, सबसे पहले इनकी जो लेवल थी नॉलेज थी, लेकिन नॉलेज की जगह यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया इसका रिमेम्बरिंग का। और उसकी मीनिंग या डेफिनेशन सेम ही है, रिकॉलिंग फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिकॉल करना। जैसे एक्शन वर्ब इसके हैं लिस्ट करना, डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉल नेम करना, स्टेट करना या डिस्क्राइब वगैरह। इसका एग्जांपल, इस तरीके का एग्जांपल ये है कि नेमिंग केमिकल एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका अगर एसओलो बनाए तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जो है ना नेम द केमिकल एलिमेंट्स ऑन पीरियोडिक टेबल। नाम दे देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट इस चीज़ के लायक हो जाएंगे कि वो जो है ना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को नाम देंगे। स्टूडेंट से जो है ना इस इसके काबिल हो जाएंगे कि वो जो है ना डेफिनेशन बता सकेंगे। स्टूडेंट इसके काबिल हो जाएंगे कि जो है ना वो डिफाइन कर सकेंगे या लिस्ट बना सकेंगे एलिमेंट्स की। तो ये जो नेम करना, लिस्ट करना, आइडेंटिफाई करना, ये एक्चुअली बेसिक फैक्ट्स होती हैं या सिंपल फैक्ट्स होती हैं। तो ये रिमेम्बरिंग लेवल में आती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंडिंग में एक्चुअली आप एक्सप्लेन करते हैं, इसमें एक्सप्लेनिंग द आइडियाज होता है एंड कॉन्सेप्ट। इसमें एक्शन वर्ब्स जो है ना ये आ सकते हैं, इसके अलावा भी और ज़्यादा हैं। जैसे एक्सप्लेन करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, पैराफ्रेज करना, इलस्ट्रेट करना एंड क्लासीफाई करना वगैरह। अच्छा, इसका एक्शन या एग्जांपल ये हो सकता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स किस तरीके से बनाया जाए, तो या क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाए। तो कैन यू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट, देखें कैन यू समराइज, क्या आप समराइज कर सकते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जो है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल। कैन यू समराइज, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू इंटरप्रेट, कैन यू पैराफ्रेज, कैन यू इलस्ट्रेट या कैन यू क्लासीफाई। अगर एसएलओस बनाए जाएं, देखिए आपसे क्वेश्चन मैं इस तरीके से ये एग्जांपल देकर बता रहा हूँ या आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके का जो है बन सकता है। क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा ना वो ये नहीं आएगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिफाइन करें। वहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि रिमेम्बरिंग लेवल के दो एमसीक्यू जो है एसएलओस बनाए। यहाँ आपको आएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के दो क्वेश्चंस बनाएं। तो किस तरीके से बनाएंगे, आपको ये वर्ब्स जो ये ना याद होंगे और आपके पास नॉलेज होगी कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्सप्लेनिंग द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स है, उसमें एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, समराइज है, एक्सप्लेन है, इंटरप्रीट है, पैराफ्रेज है, इलस्ट्रेट, क्लासीफाई करना वगैरह। तो ये आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैन यू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, देखें समराइज वर्ड आ गया। कैन यू एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। और एसएलओ बनेगा तो ये बनेगा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है। या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीसरी लेवल जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की है वो है अप्लाइंग। इसका मतलब ये है कि यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली इन न्यू सिचुएशन, किसी न्यू सिचुएशन में जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की उसको यूटिलाइज करना, उसको अप्लाई करना। इसके एक्शन वर्ब्स ये हैं कि अप्लाई करना, यूज़ करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इंस्टॉल करना, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर एसएलओ बनाएं तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम यूजिंग लर्न फार्मूला। या स्टूडेंट अगर क्वेश्चन बनाएं तो कैन यू सॉल्व द मैथ दिस मैथ प्रॉब्लम या फला नंबर मैथ प्रॉब्लम विथ दैट फार्मूला, कोई फार्मूला देकर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाए बच्चे की लर्निंग के हवाले से, या कोई भी पैराग्राफ हो किसी भी क्लास का, मे बी इंग्लिश का आ सकता है, मे बी हिंदी का आ सकता है, मे बी साइंस का हो। और फिर वो साइंस के पैराग्राफ से आपको कहेंगे कि इससे जो है ना दो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो है ना क्वेश्चंस बनाए। इससे इससे दो जो है ना अप्लाइंग लेवल के जो है ना क्या कहते हैं एसएलओस बनाए। तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चंस आएंगे आपको।
सो अप्लाइंग यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली, इसका एग्जांपल ये होगा कि स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व मैथ, या कैन यू सॉल्व मैथ, कैन यू यूज दिस फार्मूला, या कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से जो है ना, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेट बच्चे तभी कर पाएंगे या कोई तभी कर पाएगा जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, और उस इंफॉर्मेशन को वो अप्लाई करते हुए जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि फर्स्ट स्टेप इसका ये है, दूसरा स्टेप ये है, एंड तीसरा स्टेप ये है। सो ओवरऑल ये जो लेवल है, ये जो तीन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी की लेवल्स हैं, जैसे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, इनको लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी कहा जाता है। ये एक्चुअली लोअर ऑर्डर थिंकिंग में आते हैं। अगर आप ट्रेनिंग्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना LOT का वर्ड यूज करते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। और फिर जो इसके अबव हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग में आती हैं, HOT पे। तो दीज आर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एक्चुअली। अगर ये इन इन चीज़ों पे फोकस है तो बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स बनेंगी वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होंगी, नॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अच्छा, अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कौन सी आएंगी? बकाया डोमेन्स होंगी जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है, ब्रेक डाउन करते हैं इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट्स में। किसी टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनका रिलेशनशिप देखें। जैसे एनालाइज करना, इसके वर्ब्स हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, एग्जामाइन करना, डिटरमाइन करना, या कैटेगराइज करना वगैरह। सो कंपेयरिंग थीम्स इन द डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट, या कंपेयरिंग कंपेयरिंग टू थ्योरीज, या कंपेयरिंग ब्लूम्स कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी एंड साइकोमोटर टैक्सोनॉमी। तो इस तरीके से जो है ये यूज हो सकता है, या कंपेयरिंग द टू मॉडल्स। तो ये एनालाइजिंग लेवल में आएगा। इवाल्युएटिंग में क्या करते हैं, जो पांचवी लेवल है रिवाइज टैक्सोनॉमी की, वो है इवाल्युएटिंग। तो इवाल्युएटिंग में क्या करते हैं, आप जज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के बेस बेस पे आप जो है आइडिया को या किसी इंफॉर्मेशन को जज करते हैं, असेस करते हैं, एक्चुअली इवाल्युएट करते हैं। तो इसके एक्शन वर्ब्स जो है ना ये यूज होते हैं, इवाल्युएट, असेस, क्रिटिक, जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड या रेट वाले। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो एक्शन वर्ब्स लिखे हैं वो थोड़े थोड़े लिखे हैं, ऊपर जो बड़ी लिस्ट थी उसमें ज़्यादा थे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या और भी जो है ना इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इतने भी याद कर सकते हैं तो काफ़ी है। इसका एग्जांपल ये है कि क्रिटिकली असेस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जो है क्रिटिकली असेस द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च स्टडी, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इवैल्यूएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, या स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द लोअर ऑर्डर थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन से यहाँ SLOs बन सकते हैं इवैल्यूएटिंग लेवल के। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रिएटिंग लेवल। अगली बार जो आया था क्वेश्चन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का, वो दो इस तरीके का क्वेश्चन था कि दो, एक एनालाइजिंग लेवल का बनाए और एक क्रिएटिंग लेवल का जो है ना MCQs बनाए, कोई पैराग्राफ दिया गया हुआ था। सो क्रिएटिंग में क्या होगा, कोई न्यू आइडिया देना, कोई न्यू सॉल्यूशन देना, कोई ओरिजिनल वर्क बनाना। इसके एक्शन वर्ब्स हैं क्रिएट, डिजाइन, इन्वेंट, डेवलप, कंस्ट्रक्ट, कंपेयर, या प्रपोज वगैरह। कोई प्रपोज करना आइडिया, कोई कोई कंपोज करना, कोई चीज़ डेवलप करना, कोई मॉडल डिजाइन करवाना बच्चों से, या कोई अब क्रिएट करना जो है ना कोई न्यू आइडिया फ्रॉम द टेक्स्ट, या फ्रॉम द अवेलेबल नॉलेज, तो उसको जो है क्रिएटिंग लेवल में कहा जाएगा। तो इसका एग्जांपल ये है डिजाइनिंग एन ओरिजिनल साइंस एक्सपेरिमेंट, डिजाइनिंग एन ओरिजिनल जो है मॉडल, एंड सो ऑन। सो ये सिक्स जो है ना ब्लूम्स की जो है ना कॉग्निटिव डोमेन की लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं या 6 कैटेगरीज हैं, जिनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग, दूसरे हायर ऑर्डर थिंकिंग। लोअर ऑर्डर में आपके रिमेम्बरिंग जो है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग आ रहा है, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके थ्रू बच्चे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों की, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं होता, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप होती है। और दूसरा ये कि बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद नॉलेज को जो है ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई न्यू चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं। एंड देन जो है ना ये 21st सेंचुरी में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेंचुरी में वही कामयाब है जो है ना जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो है ना जो चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए भी लाजमी है। ये अगर मॉडल देखें तो ये रिवाइज्ड एंड जो है ना ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से, जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उन्होंने नाउन्स पे फोकस किया, जैसे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल। जो रिवाइज्ड थी उन्होंने एक्टिव वर्ब्स पे फोकस किया, जैसे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड
एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग वर्क। इसका जो मेन फोकस था ताकि वो रिफ्लेक्ट हो, डायनामिक कॉग्निटिव प्रोसेस हो, जिसमें बच्चे एंगेज हो रहे हो, पार्टिसिपेशन जाहिर हो बच्चों की जो है ना एक्शंस शो हो, एक्टिविटी शो हो। और जो मेन एक और जो है ना डिफरेंट था वो ये था कि रिवाइज्ड में जो क्रिएटिंग थी ना, क्रिएट लेवल था, जो सिंथेसिस था पहले ओरिजिनल में, वो टॉप पे लेकर आया गया एज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। ये सबसे सबसे जो है हाईएस्ट कॉग्निटिव एक्टिविटी वो है, ये है कि वो क्रिएटिंग है, क्रिएटिंग लेवल है। इसमें देखें तो नॉलेज सबसे पहले टॉप पे है, फिर कंप्रीहेंशन है, एंड देन फिर एप्लीकेशन है, देन फिर एनालिसिस है, देन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन है। तो ये देखें सिंथेसिस को यहाँ पे रिवाइज्ड में टॉप पे लेकर गए, और जो इवैल्यूएशन था उसको जो है ना सेकंड लास्ट पे लेकर गए। इसका रीज़न ये का था कि सबसे पहले इवैल्यूएशन की जाए, और फिर उनके बुनियाद पे, फिर ओवरऑल नॉलेज के बुनियाद पे कोई चीज़ क्रिएट होती है। पहले क्रिएट होती है, बाद में इवैल्यूएट नहीं होती। ये इनका जो इन कॉन्सेप्ट था। सो इसमें जो इन वर्ब्स थे जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। सो लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। ये जो फर्स्ट तीन हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं, इनके ऊपर जो तीन है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती हैं। ये थोड़े से वर्ब लिखे हुए हैं कि रिवाइज के वर्ब्स हैं, जैसे रिमेंबर में कौन से आएगा, डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, ऑलरेडी आप लोगों को बता दें। अंडरस्टैंड में क्लासीफाई, डिस्क्राइब, अप्लाई में एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, एंड एनालाइज में डिफरेंट डिफरेंट या ऑर्गेनाइज या डिफरेंशिएट, रिलेट एटसेट्रा। तो ये ऑलरेडी वर्ब्स जो है ना हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी रखी थी। चलें, ये हमने डिस्कस करते हैं कि देखें अब हम मैं डायरेक्ट वहां से आपको जो है क्वेश्चंस बना के बताता आया, लेकिन यहाँ पे हमने सेपरेटली क्वेश्चंस बनाए कि नॉलेज लेवल का अगर कोई क्वेश्चन बने तो किस तरीके का बन सकता है। सपोज करें जिसमें जो है ना डिफाइन हो, या जिसमें बेसिक फैक्ट्स हो, तो वो नॉलेज डायमेंशन होगा, ठीक है, या रिमेम्बरिंग लेवल होगी। सो व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें सिर्फ नाम नाम देने होंगे बच्चे को, तो ये जो है ना रिमेम्बरिंग लेवल में आएगा। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या कैन यू आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले रोमियो एंड जूलियट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिमेम्बरिंग लेवल के होंगे। अंडरस्टैंड लेवल में एक्सप्लेन आएगा, या वाई का जो है क्वेश्चन आएगा कि क्यों कोई चीज़ ज़रूरी है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, या व्हाट वाई इज़ द 14th ऑफ अगस्त एन इम्पॉर्टेंट डे, क्यों ज़रूरी है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि क्यों ज़रूरी है। सो कैन यू समराइज द मेन थीम ऑफ द पोएम द डेफोडिल्स। ये डेफोडिल्स आई थिंक मैट्रिक क्लास में है। सो अब एप्लीकेशन लेवल के किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ वुड यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड फ्रैक्शन। फोर्स एंड फ्रैक्शन का जो है ना किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो है ना यूज करेंगे डेली लाइफ में। इफ यू आर अ स्टूडेंट लीडर, हाउ वुड यू अप्लाई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सपोज करें बच्चों को जो है सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से ये पूछते हैं कि आप अगर लीडर होते तो आप किस तरीके से डेमोक्रेसी अप्लाई करते हैं। So, rewrite a short newspaper report in a diary entry from the perspective of someone who witnessed the event। मतलब खुद को उसकी जगह रखकर जिसने ये इवेंट विटनेस किया हो, तो एक फिर शॉर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखें। तो ये भी अप्लाई करना होगा नॉलेज को। एनालाइज में व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर वाटर पॉल्यूशन इन योर एरिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द काजेज ऑफ जो है ना अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड पाकिस्तान मूवमेंट, इस तरीके से। या हाउ डज दिस सेटिंग इन्फ्लुएंस द मूड ऑफ द स्टोरी। एंड देन इवालुएट में देखें तो विच एनर्जी सोर्स, अब जज करना है ना, देखें विच एनर्जी सोर्स आइदर हाइड्रो पावर आइदर सोलर इज मोर सुइटेबल फॉर पाकिस्तान एंड वाई, कौन सा मोर सुइटेबल है और क्यों। तो ये कुछ रुब्रिक्स होंगे, या कोई हम रुब्रिक सेट करेंगे जिसके बुनियाद पे हम इवालुएट करेंगे कि ये हाइड्रो पावर ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है या सुइटेबल है पाकिस्तान के लिए, या सोलर पावर सुइटेबल है। सो जज वेदर यूनाइटेड नेशन है सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग वार्स। मुझे तो नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल हुई हैं, लेकिन फिर ये आपके हिसाब से या इसके हिसाब से हम जो है क्वेश्चंस लिख सकते हैं। क्योंकि अब आजकल जो ईरान वार चल रही है उसके हिसाब से तो यूनाइटेड नेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही कि जो है ना वो वार को जो है प्रिवेंट कर सकें या ख़त्म करवा सकें। सो डू यू थिंक एंडिंग ऑफ द स्टोरी यू रीड इन अ क्लास वाज फेयर, क्या एंडिंग ठीक थी या नहीं थी, इवैल्यूएट करें, जज करें वाई या वाई नॉट। एंड देन क्रिएट लेवल में आप डिजाइन करते हैं या इमेजिन करते हैं या कोई अल्टरनेटिव एंडिंग लिखते हैं स्टोरी वगैरह का। अच्छा, अब एक्टिविटी ये है, मैंने यहाँ पे स्लाइड रखी थी, आई थिंक नहीं मिल रही।
तो एक्टिविटी ये है कि आप रिमेम्बरिंग लेवल के दो क्वेश्चंस, और इस तरीके से दो क्वेश्चंस रिमेम्बर अंडरस्टैंडिंग के, दो अप्लाइंग के, दो एनालाइजिंग के, दो इवेल्युएटिंग के, दो क्रिएटिंग के, ये हो जाएंगे टोटल 12 जो है ना क्वेश्चंस। वो टाइप करें इसमें चेट में, जितने भी आ रहे हैं। अगर आपको एक आ रहा है तो एक ही लिख के आप लिख दें कि ये एनालाइजिंग लेवल है, या ये जो है ना क्या कहते हैं रिमेम्बरिंग है, या ये इवेल्युएटिंग है। जस्ट राइट डाउन किसी भी लेवल का दो जो है ना, जो है क्या कहते हैं, या एक ही क्या क्वेश्चन लिखें या एसएलओ लिखें। खुद डेवलप करें, देखें, अप्लाई करें अब नॉलेज को। अभी सीखे हैं ना, तो अब आप आपके जो है ना अप्लाई का टाइम आ गया है। या फिर इसको क्रिएट लेवल में ले सकते हैं कि आप क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स नॉलेज के बेस पे। सिंपल है, साइंस से ले लें आप, सोशल स्टडी से ले लें। So differentiate between animal and plant set evaluation है, वेरी राइट, वेरी गुड। एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ये किस में आएगा? एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी लेवल होगी? जी, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, वेरी गुड। लिस्ट द प्राइमरी कलर्स, मैं विश कह रही है, बिल्कुल लिस्ट द प्राइमरी कलर्स। कलर्स ये आएगा आपका रिमेम्बरिंग लेवल में। यस, राइट डाउन, राइट डाउन। नेम द एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर, नॉलेज लेवल परफेक्ट। चलें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आएगा। कोई पैराग्राफ दिया होगा, यहाँ आपको डायरेक्ट ही कहा जाएगा कि इस जो है ना इस टॉपिक के लिए जो है ना दो एसएलएस बनाए। मे बी एनालाइज लेवल का आपको कह सकते हैं, मे बी रिमेम्बरिंग लेवल का कह सकते हैं, मे बी एनालाइजिंग लेवल का कह सकते हैं। तो आपने जो है मेंटली इस तरीके से आपको खुद को जो है प्रिपेयर रखना है। ऑर्गेनाइज द मॉडल ऑफ एन एटम, क्रिएटिंग लेवल। ऑर्गेनाइज द मॉडल ऑफ एन एटम, डिजाइन करें ना, ऑर्गेनाइज क्यों कहा है? ये एप्लीकेशन लेवल भी हो सकती है, डिजाइन द मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्रिएटिंग लेवल भी हो सकता है। जी, डिजाइन, गुड। अच्छा, अब क्या है ये देखें। अब अब ये मैं आप लोगों से इसके लिए शो कर रहा हूँ, हालांकि ये ऐसी कोई अभी तक जो है ना नहीं आई नॉलेज के जो है ना सीआर क्यू, एक एक होते हैं देखें सीआर क्यूज, दूसरे होते हैं ईआर क्यूज, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन एक्चुअली केस स्टडी एनालिसिस या सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन है, इसमें एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ईआरक्यूज हैं, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। अब एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स ये मैंने आप लोगों को इसके लिए वजह से समझा रहा हूँ कि हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन भी डेवलप हो जाए, कहीं से आ जाए, मे भी, क्योंकि अभी सेकेंडरी लेवल टीचिंग लाइसेंस है, एलिमेंट्री या प्राइमरी नहीं है कि बहुत जो है ना सिंपल आ जाए। सपोज करें ये कह रहा है कि इन रूरल स्कूल इन पाकिस्तान अ ग्रेड 5 टीचर मिस Zehra notices that several of her students are consistently underperforming in math। अब सिचुएशन ये है कि जेहरा जो है ना, मिस जेहरा है, किसी स्कूल में पढ़ा रही है पाकिस्तान में, तो उसके जो ज्यादा बच्चे हैं ना वो कम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड एंड लिमिटेड सपोर्ट एट होम। अब उन जो बच्चे कम परफॉर्म कर रहे हैं जेहरा के स्कूल में या जेहरा के क्लास में, उनका उनका इशू ये है कि, और वो एक यानी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको कोई घर घर में भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है। अब डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स, ऑल्दो मिस जेहरा ने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके लिए चैलेंजिंग हो गया है कि वो स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके क्लास में। सो शी स्ट्रगल्स टू हेल्प देम केच अप विद दीज रेस्ट ऑफ द क्लास। शी हैज़ ट्राइड डिफरेंट स्ट्रेटजीज, उस जेरा ने बहुत कोशिश की है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा है, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गया, पीयर टिटरिंग हो गया, कल हमने पीयर टिटरिंग डिस्कस की थी।
एंड एडिशनल प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गया, बट शी हैड येट टू सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दियर परफॉर्मेंस, बट उसने अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी। एडिशनली मिस जेरा जो है क्लास हैज स्टूडेंट्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज। मिस जेरा के जो क्लास में स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के और डिफरेंट एबिलिटीज के हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे देख के अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन के अच्छे से सीखते हैं, कुछ बच्चे करके अच्छे से सीखते हैं। तो डिफरेंट एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे हैं क्लास में। सो कंपेयरिंग हर एफर्ट्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन। अब देखें, इंडिविजुअल अटेंशन अब चाहिए बच्चों को, क्योंकि एक बच्चा अगर खुद करके अच्छे से सीखता है तो मिस जेरा को उनसे कोई काम करवाना चाहिए ना बैठकर। अब इतने क्लास में करवाना ये बहुत मुश्किल होता है। सो एज एज एन एस्पायरिंग टीचर, अब देखें आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन होता है कि आप जो है ना एक टीचर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाउ वुड यू एडवाइस मिस जेरा टू एड्रेस दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए आप मिस जेरा को कौन सी एडवाइस देंगे? प्रोवाइड अ डिटेल्ड प्लान, कोई प्लान बनाएं, या जो है कोई मंसूबा बताएं जो क्लास की डाइवर्सिटी को भी फोकस करें। क्लास की डाइवर्सिटी को मतलब ये है कि कुछ बच्चे अच्छे से देखकर सुनते हैं, कुछ सुनकर सुनते हैं, और इस तरीके के जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से। और रिसोर्सेज भी आपके पास कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट भी ये है कि वो पुअर है। तो इन सिचुएशन को माइंड में रखकर आप लोग मिस जेरा को एडवाइस करें कि जो है ना वो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें ताकि बच्चे जो है ना जो है ना सही से मैथ में परफॉर्म करें। समझ आई बात? क्वेश्चन देखा? आप सब लोग हैं ना जूम में? यस। जी सर। जी, तो ये देखें इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चे मैथ में कम परफॉर्म कर रहे हैं, साइंस में कम परफॉर्म कर रहे हैं, या बच्चे लेट आते हैं स्कूल में डेली, और मिस जो है ना इरम उनको डेली बेसिस पे पढ़ा रही हैं, लेकिन वो लेट आने की वजह से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, उनका सफ़र दूर है। तो आप किस तरीके से एडवाइस करेंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है ना अब इस तरीके के क्वेश्चन का रेस्पॉन्स सिंपल है। आप ये है कि अब देखें बच्चे जो है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि कोई जो है देख के अच्छे से सीखता है। तो या तो मिस जेरा एक तो खुद उनको सेपरेटली टाइम दे, या फिर मिस जेरा जो है ना दूसरे टीचर्स के साथ मीटिंग करके जो है ना एक दूसरा ट्यूटर भी या दूसरा मैथ का टीचर भी जो है ना अरेंज करें, जो मिस जेरा के बाद जो है ना एक और जो है ना 20 मिनट 30 मिनट का टाइम दे बच्चों को। या फिर मिस जेरा शाम के लिए या शाम के टाइम में उनके लिए कोई जो है ना ट्यूटरिंग या कोई टीचर अरेंज करे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। हालांकि वो सपोर्ट नहीं कर सकते तो वो प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करके जो है ना कुछ बजट को यूटिलाइज कर सकती है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, या उनको कोई रिसोर्सेज दिलवा सकती है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस है ना अब देखें इस तरीके से आएंगे। ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ये आप लोगों को रिब्रिक्स नहीं दिए जाते, लेकिन बैकग्राउंड में उनके पास होते हैं कि इसके रिब्रिक्स क्या होंगे, कितनी मार्क्स होंगी। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब कौन सी कंटेंट है, कौन सी एरिया से लिया गया। ये डायनामिक टीचिंग से लिया गया है, जिस डायनामिक टीचिंग का मतलब है मुख्तलिफ तरीकों से टीच करना, एक तरीका फोकस नहीं रखना। और ये लेवल है, यहाँ पे लेवल किस चीज़ की लेवल है जो हमने अभी लेवल पढ़ी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की लेवल्स, कॉग्निटिव लेवल्स। कौन सी लेवल्स हैं? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में देखें तो एक तो एनालिसिस है कि ब्रेक डाउन करना है, इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर उसमें से जो है इवेल्युएट करना है, जज करना है कौन सी जो है स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि वो मैथ में इंप्रूव करें। अब इनके ये रूब्रिक्स होंगे कि अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, शो हो रही है, कैंडिडेट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि उसने समझ लिया है कि बच्चे क्यों लो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके जो है ना 20 पॉइंट्स हैं। 40 पॉइंट्स अगर आप सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज बताते हैं मिस जेरा को जो कि फिजिबल हैं, इफेक्टिव हैं, तो उसके जो है 40 मार्क्स हैं या 40 पॉइंट्स हैं। और अगर डाइवर्सिटी को कंसीडर करते हैं, इक्विटी को क्लासरूम में, के जैसे लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के, हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता, उनके लिए डिफरेंट मेथड्स चाहिए, तो उसके 20 पॉइंट्स हैं। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके 10 पॉइंट्स हैं। और एक नीचे पार्ट था उसके भी 10 पॉइंट्स थे, क्लियर कम्युनिकेशन था, कि क्लियर कम्युनिकेशन है तो उसके भी जो है ना 10 पॉइंट है, आइडियाज सही से लिखे गए हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना 100 पॉइंट्स हो गए, ये मार्क्स 100 हो गए। और जो वेटेज होगा ये 25 होगा। किस चीज़ का? जो जो आपका पेपर होगा उसका 25% वेटेज होगा इसका।
इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स भी हो सकते हैं, 10 मार्क्स भी हो सकते हैं, ये दिस इज फॉर जस्ट एग्जाम्पल। ये हो गया ERQ, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं CRQs, जो अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ERQ नहीं आएंगे, CRQs ही आएंगे, लेकिन ERQs आ जाएं तो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्दर क्लासेस में, अपकमिंग जो क्लासेस होंगे ना, तो मैं एक आधा जो है ना ERQ भी रखूंगा, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ताकि आपको को उस चीज़ की भी जो है ना प्रैक्टिस हो जाए। मुझे लगता है इस बार के ना ये आएंगे, क्योंकि सेकेंडरी लेवल का टीचिंग लाइसेंस है। अच्छा, CRQ तो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये देखें, ये एक CRQ है कि एलाबोरेट ऑन योर अप्रोच टू हैंडल द डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग एबिलिटीज इन द क्लासरूम, इलिस्ट्रेट योर रिस्पॉन्स विथ टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज। ये CRQ है, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि डिफरेंशिएटेड जो है ना इंस्ट्रक्शन है या टीचिंग है, और इसकी लेवल जो है कंप्रीहेंशन है, एनालिसिस है, और फिर ये इसके रूब्रिक्स होंगे कि अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ रही हैं, और सपोर्ट कर रहे हैं डाइवर्स लर्नर को। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन आएंगे। या ये देखें कि क्लैरिफाई जॉन डेविस लर्निंग बाय डूइंग, देखें ये हमने अपनी नहीं पढ़े इतने। ये हमने डाइवर्स जो है ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी हमने, जो है ना जॉन डेवी को नहीं पढ़ा, तो ये आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन हम जब पढ़ लेंगे सब चीज़ें तो ये आपको क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये CRQs हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछें। लेकिन ERQs वो होते हैं जो एक केस स्टडी हो, एक सिनेरियो दिया गया हो आपको, और फिर उससे क्वेश्चन किया जाए कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो वो ERQs होते हैं। ये देखें, इस तरीके के CRQs पूछे जा सकते हैं मॉडल पेपर बेस्ड, जो अभी हमने कर रहे हैं कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन हाउ द ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेबल कॉग्निटिव कैटेगरीज। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का है। और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की कौन सी लेवल्स हैं, कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसके रूब्रिक्स ये हो सकते हैं कि आइडेंटिफाई क्या करता है, की चेंज बचा, तो उसके 2 पॉइंट्स हैं। और ब्रीफली एक्सप्लेन करता है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं, और टोटल इसकी मार्क्स होंगी कितनी, 5 मार्क्स होंगी। अब जो क्वेश्चन कल से बच्चे पूछ रहे थे, परसों से, आप में से जो कैंडिडेट्स या जो टीचर्स, जो हमारे कलीग्स पूछ रहे थे कि सर कितनी लेंथ का क्वेश्चन होना चाहिए, तो उनके लिए ये पॉइंट है। देखें, अब देखें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, की डिफरेंस। अगर आप की डिफरेंस बताते हैं एक लाइन में कि की डिफरेंस क्या था, नाउन से शिफ्ट किया एक्टिव वर्ब्स के लिए ताकि पार्टिसिपेशन हो बच्चे में, और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि इसलिए कि ताकि एक्टिव वर्ब्स का फोकस हो, एक्शन पे फोकस हो, बच्चे की पार्टिसिपेशन हो, और जो है ना क्रिएटिंग लेवल को जो है ना नेक्स्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे लिया गया। तो इसमें देखें आपकी ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक डिफरेंस, दूसरा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बच्चे की पार्टिसिपेशन की बात की। तो ये आपका 3 लाइंस में भी जवाब हो सकता है कि फर्स्ट लाइन आपकी की डिफरेंस बताए, बाकी 2 लाइंस आप जो है थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पे फोकस है, और ताकि बच्चा इन्वॉल्व हो खुद, बच्चे के एक्शंस पे फोकस है। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। ये आपका 3 लाइंस में भी हो सकता है, 4 लाइंस में भी हो सकता है, 5 में भी। लेकिन इतना अगर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइंस दी जाएंगी ना आपको, वो 4 दी जाएंगी बस। इससे ज़्यादा नहीं दी जाएंगी, 4 से 5 बस। क्योंकि ये इस एक लाइन में की डिफरेंस, बाकी 3 लाइंस या 4 लाइंस आपके लिए जो होंगी वो एक्सप्लेनेशन के लिए होंगी। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हेल्प स्ट्रक्चर्स एसओलॉज। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किस तरीके से मदद करती है कि हम एसओलॉज बना सकें, और फिर उसके लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करें या बनाएं, एंड असेसमेंट्स बनाएं। तो ये भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेवल है, या इंस्ट्रक्शनल या लेसन प्लानिंग का पार्ट है। कंटेंट में देखें तो ये भी कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस क्या है। अब इसकी देखें, पॉइंट्स देखें। कि सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ टेक्सोनॉमी प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क क्रिएटिंग एसओलॉज। अगर सवाल में आप डिस्कस करते हैं, देखें 3 पार्ट्स हैं इस सवाल के, हाउ डज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हेल्प, एक तो एसओलॉज का, दूसरा टीचिंग स्ट्रेटेजीज का, तीसरा असेसमेंट का। 3 पार्ट्स हैं। अगर एसएलओज को डिस्कस करता है कि किस तरीके से जो है ना हेल्प कर रही है, तो ये 5 पॉइंट्स एसएलओज को बताने के लिए, 5 पॉइंट्स जो है ना टीचिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के लिए, और जो है ना 5 पॉइंट्स बकाया जो होंगी वो जो है ना असेसमेंट्स की होंगी कि किस तरीके से असेसमेंट यूज की जाती। सो एसएलएस को इसके लिए करता है कि हमारे पास एक लेवल्स होती हैं, और हम उस लेवल के हिसाब से बच्चे के एसएलएस बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल एसएलएस बनाते हैं, फिर जो है ना मिड लेवल के, फिर कॉम्प्लेक्स, यानी फिर पहले लोअर लेवल आर्डर थिंकिंग स्किल्स बनाते हैं, फिर हायर आर्डर थिंकिंग स्किल के एसएलएस बनाते हैं। तो इस तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें लिस्ट ऑफ वर्ब्स भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि हम यूज करके जो है ना एसएलएस बना रहे होते हैं।
फिर टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी हम उस एसएलओ के हिसाब से बनाते हैं। सपोज करें हमारे पास रिमेम्बरिंग लेवल का जो है ना एसएलओ है, तो हम रिमेम्बरिंग लेवल का जो है ना टीचिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल का है या एक्सप्लेनिंग लेवल का है, तो हम उस तरीके से जो है स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। एंड देन हम उसके लिए असेसमेंट जो है ना उस तरीके से बनाते हैं। और असेसमेंट में भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस तरीके से हेल्प कर रही है कि हम हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ब्स होती है और हमें पता होता है कि ये एसएलओ है और इसके लिए जो है ना कौन सा असेसमेंट वर्ड यूज़ किया जाए। सपोज करें आप अगर रिमेम्बरिंग लेवल का एसएलओ बनाते हैं, तो जो है ना आप जो है ना रिमेम्बरिंग लेवल का ही क्वेश्चन पुट करेंगे, बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज करेंगे कहेंगे आप डिफाइन, या आप बोलेंगे नेम, या आप स्टूडेंट से बोलेंगे लिस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको एसएलओ टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड असेसमेंट डेवलप करने में। फिर ये भी है क्वेश्चन के वाई इट इज नेसेसरी टू कंसीडर अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ये अपनी हमें पढ़ी नहीं कि अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन को कंसीडर करना क्यों जरूरी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करती हैं, इसलिए जरूरी है। तो ये भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक जो है ना डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट भी है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में भी आ सकता है एरिया में, सब्जेक्ट मैटर में। और ये भी कंप्रीहेंशन एंड एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप करेक्टली डिफाइन करते हैं अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को, तो उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे कि साइकोमोटर डोमेन है क्या, अफेक्टिव डोमेन है क्या। सबसे पहले ये डिफाइन करें ना। फिर आप जस्टिफाई करें कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन ही जरूरी नहीं, उसके लिए अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन चाहिए, लाजमी चाहिए। तो ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। फिर आप एक एग्जांपल देते हैं कि अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन क्यों जरूरी है रिलेटेड टू लाइफ। तो ये और जो है इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इसकी 5 पॉइंट्स होंगी, ओवरऑल इसके 15 मार्क्स होंगे। मे भी ये दो दो पॉइंट्स होंगी तो 6 मार्क्स होंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो आपने क्वेश्चन को समझना है, जितना पूछ रहा है उतना बताना है। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तब बताएं जब वो पूछ रहा हो। होप आज क्लियर हो जाएगा कि कितनी लाइंस लिखनी है। यहाँ तक क्लियर है सब? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक यू, गुड। ठीक है। तो ये थी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जो है ना, क्या कहते हैं आपका, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। लेकिन उससे पहले ये सीआरक्यू पहला जो था उसका मैंने थोड़ा आपके लिए जवाब लिखा था कि आप अगर की डिफरेंस लिखें तो की डिफरेंस क्या है। की डिफरेंस ये है कि ओरिजिनल जो है नाउन्स यूज किए गए थे उनको जो है ना अब उसकी जगह एक्टिव वर्ब्स यूज किए गए। और फिर दूसरा ये है कि ऑल नाउन्स को जो है ना वो स्टैटिक स्टेट्स को या प्रोडक्ट्स को फोकस कर रहे थे। लेकिन केराथोल एंड एंडरस्टोन ने रिवाइज करके एक्टिव वर्ब्स यूज किए, जो कि जो है एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं थिंकिंग में और एक डायनामिक प्रोसेस को फोकस कर रहे हैं। तो ये इनकी जो है ना ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो ये ओवरऑल शिफ्ट कर रहा है मॉडर्न एम्फेसिस ऑन इनोवेशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग एज अल्टीमेट गोल ऑफ कॉग्निटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। और फॉर जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नॉलेज डायमेंशन भी दी गई। एंडरसन एंड केराथोल ने नॉलेज डायमेंशन इंट्रोड्यूस करी। उन्होंने कहा नॉलेज के कुछ टाइप्स हैं। जैसे जो है ना पहले जो है ना नॉलेज को जो है लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया गया कि सबसे पहले रिमेम्बरिंग लेवल होती है, फिर जो है ना अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग। इस तरीके से इन्होंने कहा कि अल्दो कॉग्निटिव डोमेन जो है ना डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ लर्नर्स यूज एंड प्रोसेस नॉलेज, नॉलेज को किस तरीके से जो है प्रोसेस करते हैं लर्नर। लेकिन जो आपकी नॉलेज डायमेंशन है ना वो टाइप्स ऑफ नॉलेज को जो है फोकस कर रही है जिसके साथ स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, कि कौन सी किस्म की नॉलेज के साथ बच्चे इंगेज होते हैं। कभी कभी फैक्चुअल नॉलेज होती है थ्रेट के हिसाब से, कभी जो है ना कोई दूसरी नॉलेज होती है। तो इस तरीके से नॉलेज डायमेंशन जो है ना एंडरसन एंड कैराथोल ने इंट्रोड्यूस की थी। सो फैक्चुअल नॉलेज क्या है, जो बेसिक एलिमेंट्स पे फोकस करे या टर्मिनोलॉजीज पे एंड डिटेल्स इसेंशियल टू डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए जो डिटेल्स लाजमी है बस उस पर फोकस करे, तो उसको हम फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं। जैसे हिस्टोरिकल डेट्स हैं तो उसमें फैक्ट्स वगैरह होती हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं या साइंटिफिक टर्म्स हैं या फार्मूलाज वगैरह हैं, तो ये फैक्चुअल नॉलेज है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है जिसमें हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें अमंग कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा, या प्रिंसिपल्स को जो है डिस्कस करें, थ्योरीज वगैरह को, तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहेगी। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोसीजरल नॉलेज होती है, नोइंग हाउ टू परफॉर्म।
जिसमें ये हो कि कोई टास्क किस तरीके से करें, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फोकस हो, तो उसको जो है प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह करना। अब एक्सपेरिमेंट आप तब कर सकेंगे जब स्टेप बाय स्टेप आपके पास नॉलेज हो। एंडरसन एंड केराथल ने कहा कि ये इस तरीके की नॉलेज को जो है आप प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। एंड देन फोर्थ नॉलेज का टाइप होता है या डायमेंशन है, वो है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। कि अपनी थॉट प्रोसेस को समझना और उसकी अवेयरनेस जो है उसको हम जो है ना मेटा कॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं। अपनी ही थॉट को समझना, अपने थॉट प्रोसेस को समझना, अपनी हैबिट्स पे जो है ना रिफ्लेक्ट करना और चीज़ों को इम्प्रूव करना, ये जो है ना मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का पार्ट होती है। अच्छा, अब जो है ना अफेक्टिव डोमेन 8 साल बाद 1956 में जो है ना आपकी कॉग्निटिव डोमेन आई थी। 1956 में, 1956 में आपकी जो है ना ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन आई। उसके 8 साल बाद जो है ना ये अफेक्टिव डोमेन है। कराथोल वालों ने जो है ना इसको क्लासीफाई किया। और इट डील्स विथ इमोशनल इमोशंस या इमोशनली सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज, एंथुसियाज्म, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, इमोशंस लिखना चाहिए। तो इट डील्स विथ इमोशंस सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज, एंथुसियाज्म, मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स। वो ये इन चीज़ों से जो है ना बिलीव कर रही है। एक्चुअली इसमें जो फोकस होता है वो बच्चे की हर्ट होता है। कि बच्चा दिल से कोई चीज करे, कोई बच्चा दिल से इन्वॉल्व हो काम में, बच्चा दिल से जो है ना पार्टिसिपेट करे। तो इससे इस चीजों से जो रिलेट कर रही है कौन सी डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, वो है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन्स डिस्क्राइब हाउ वी डील विथ इमोशंस। हम अपने इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ या वैल्यूज के साथ किस तरीके से डील करते हैं। सो 5 मेजर कैटेगरीज, इसकी जो है ना 5 मेजर कैटेगरीज हैं। जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसकी 6 कैटेगरीज थी। अफेक्टिव डोमेन की 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले होती है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है कि अवेयरनेस या विलिंगनेस टू हियर, कि बच्चा कितना विलिंग है हियर करने के लिए आइडियाज को। सो स्टूडेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट अटेंटिवनेस बाय एक्टिवली लिसनिंग ड्यूरिंग पीयर प्रेजेंटेशन। बट सपोज करें आप पढ़ा रहे हैं या बच्चे प्रेजेंटेशंस वगैरह दे रहे हैं, तो अगर बच्चा अटेंटिवली उनको जो है सुन रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है बच्चा जो है ना रिसीविंग कर रहा है, या चाइल्ड हैज अवेयरनेस एंड विलिंगनेस टू हेयर। उसके बाद रिसीविंग के बाद फिर होता है रिस्पॉन्डिंग। अगर बच्चा सही से सुनेगा, बच्चा जो है ना अफेक्टिवली सुनेगा, ठीक है, और उसके पास विलिंगनेस होगी सुनने के लिए, तो ही फिर बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर बच्चा कुछ सुनेगा ही नहीं तो फिर वो पार्टिसिपेट कहाँ से करेगा, दूसरों को सुनेगा तो ही पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो सो रिस्पॉन्डिंग एक्चुअली एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट का जो है ना नाम है। रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग मतलब बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन है एंड एंगेजमेंट। सो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, फीडबैक प्रोसेस, या बच्चों को फीडबैक देता है, तो ये रिस्पॉन्डिंग डोमेन है। अफेक्टिव रिस्पॉन्डिंग लेवल है अफेक्टिव डोमेन की। उसके बाद है वेलिंग। वेलिंग का मतलब ये है कि जो बच्चा सपोज करें ये आप बच्चे ने रेस्पॉन्ड किया, तो यहाँ पे आप बच्चों को जो है ना अप्रिसिएशन दे रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और फिर बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा खुद सुनेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा, पार्टिसिपेशन करेगा, तो बच्चा दूसरों को भी वैल्यू देना शुरू करेगा। कि दूसरों की जो आइडियाज हैं, दूसरों के भी जो जो नॉलेज है या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको अप्रिशिएट करेगा, दूसरों को अप्रिशिएट करेगा। तो एक्चुअली इट इज इंटरनलाइजिंग वैल्यूज एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर सिग्निफिकेंट। और दूसरों के वैल्यूज एंड जो सिग्निफिकेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना। सपोज स्टूडेंट जो है विल एक्सप्रेस एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ड्यूरिंग क्लास डिबेट्स। क्लास डिबेट्स में सबके जो है पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करेगा, वैल्यू देगा। अच्छा, जब वैल्यू देना शुरू करेगा तो उसके बाद आएगी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि इंटीग्रेटिंग न्यू आइडियाज विद इन ओन एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम। अब सपोज करें एक बच्चे के पास ऑलरेडी वैल्यू सिस्टम है, एक जो है ना माइंड सेट है बना हुआ है। अब उसमें न्यू आइडियाज या न्यू वैल्यूज ऐड हों, तो इसको जो है ऑर्गेनाइजिंग लेवल कहा जाता है। सपोज करें स्टूडेंट्स विल इंटीग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग, इथिकल डिसीजन मेकिंग इनटू देयर पर्सनल वैल्यू सिस्टम। सपोज करें बच्चे के पास पर्सनल वैल्यू सिस्टम है कि सबको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन फिर कोई कंडीशन ऐसी जाती है जो बच्चा जो है ना सीखता है कि इथिकली सबसे पेश आना है और इस तरीके से पेश आना है। तो कोई न्यू डिसीजन या कोई न्यू जो है ना आइडिया या कोई न्यू वैल्यू बच्चा अपने वैल्यू के साथ ऐड कर रहा है, तो इसको ऑर्गेनाइजिंग लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक करेक्टराइजिंग जो फिफ्थ लेवल है अफेक्टिव डोमेन की, वो ये है कि कंसिस्टेंटली एम्बॉडिंग जो है ना
इंटरनलाइज्ड वैल्यूज इन एवरीडे बिहेवियर। अब जो वो बिहेवियर बच्चा सीख रहा है क्लास में, उसको एवरीडे बिहेवियर के साथ प्रैक्टिस करे। सपोज करें स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अब वैल्यू क्लास में बच्चे ने सीखा। सपोज करें इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी का मिसाल ले लें। अब वो जब वो कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था, अब वो उसने वहां से सीखा, लेकिन वो बिहेवियर बच्चा ओवरऑल अपनी लाइफ में, ओवरऑल डेली बिहेवियर में प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये करेक्टराइजिंग लेवल आप जो है ना आएगी अफेक्टिव डोमेन। ओवरऑल अफेक्टिव डोमेन इसलिए ज़रूरी है कि इसके थ्रू हमें बच्चा पता चलता है कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्डिंग लेवल है, और फिर बच्चा उसके साथ वैल्यूज सीखता है। बच्चा अपने वैल्यूज के साथ दूसरे वैल्यूज ऐड करता है, दूसरों से जो नॉलेज मिलती है उसको जो है ना फिर जो है ना इंटीग्रेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और फिर लास्ट में वो वैल्यू जो क्लास से सीख रहा होता है बच्चा जो है ना अटेंटिव होके, तो वो फिर बाहर जाके जो है ना सोसाइटी में प्रैक्टिस करेगा। तो इसलिए अफेक्टिव डोमेन क्या है, जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जो डोमेन है वो है आपकी साइकोमोटर डोमेन। ये सेम चीज़ें जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे बताई ऑलरेडी। रिसीविंग में बच्चा लर्निंग अकर के लिए रिसीव कर रहा होता है कुछ ना कुछ। रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्डिंग में जो है ना रेस्पॉन्ड करेगा किसी, इसको क्या होगा, रेस्पॉन्ड करेगा। एंड वैल्यू में जो है ना अप्रिशिएट करेगा दूसरों के पर्सपेक्टिव को। ऑर्गेनाइजिंग में अपने वैल्यूज के साथ दूसरे वैल्यूज ऐड करेगा। और करेक्टराइजिंग में बाहर जाके वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, वो नॉलेज जो उसने सीखी है। तो रिसीविंग में एक्चुअली चूज करना है कुछ समथिंग, या और रेस्पॉन्डिंग में रिएक्ट करना है। वैल्यू में इनिशिएट करना है या रिपोर्ट देनी है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में सिंथेसाइज करना है क्योंकि दूसरे वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं आप। एंड देन करेक्टराइजिंग में जो है ना आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या ओवरऑल आप बाहर जाकर इसको जो है ना क्वेश्चनाइज कर रहे हैं। तो ये आपकी करेक्टराइजिंग लेवल है बाय वैल्यू। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन देखें तो वो फिजिकल स्किल्स पे आप काम कर रही है, मोटर स्किल्स पे काम कर रही है, आपकी मूवमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे एंड यूज ऑफ मोटर स्किल एरियाज पे। सो सिम्पसन 1972 में, देखिए 1964 में आपकी जो है ना आएगी अफेक्टिव डोमेन। फिर उसके 8 साल बाद 1972 में जो है ना आपकी डोमेन आई साइकोमोटर डोमेन, जो क्लासीफाई की गई बाय सिम्पसन 1972। सो ये इसमें फिजिकल मूवमेंट आ जाती है, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ जो है मोटर स्किल्स। अब यूज ऑफ मोटर स्किल्स का मतलब ये है कि आपके हैंड यूज करना, सपोज कर रहे हैं आपके पाँव यूज करना। तो ओवरऑल आपका जो यानी फिजिकल जो है ना मूवमेंट है वो इसमें इंक्लूड होती है मोटर स्किल। सो दीज स्किल्स रिक्वायर एक्चुअली प्रैक्टिस, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस की या बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एंड इज मेयर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड। और इस इनको हम इन स्किल्स को मेयर हम स्पीड में करते हैं कि कितना स्पीड में काम कर रहा है और कितना प्रिसिशन के साथ कर रहा है, सही के साथ, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज करें अगर कोई यानी भाग रहा है या दौड़ रहा है, रेस वगैरह है, तो रेस में हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम में, या उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर तरीका सही अप्लाई कर रहा है या नहीं, या कौन सी टेक्निक्स वगैरह एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये इन चीज़ों के थ्रू जो है मेजर की जा सकती हैं स्किल्स। सो द सेवन मेजर कैटेगरीज। अब 6 कैटेगरीज थी या लेवल थी कॉग्निटिव डोमेन की, 5 थी अफेक्टिव की, एंड जो है ना अभी जो है 7 कैटेगरीज हैं वो साइकोमोटर डोमेन की हैं। सबसे पहली है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है परसीव करना। आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं या 6। जो आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं ना उनको यूज करके जो है ना आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, तो उसको आप जो है परसेप्शन कर रहे हैं। यूजिंग सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी। सपोज कर रहे हैं आप बाल पकड़ रहे हैं, तो बाल को आप तभी पकड़ सकेंगे तब जब आपको आप आंखों से उसको देखेंगे। तो आंखों से आप देखकर कोई जो है सेंस ले रहे होते हैं कि अब बाल करीब आ गया, अब पकड़ना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली अ परसेप्शन लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। सो कैचिंग अ बॉल बेस्ड ऑन योर विजुअल क्यूज, आपके आंखों के इशारों के हिसाब से आप बाल को पकड़ रहे होते हैं। सो सेंसरी क्यूज को जो है ना के थ्रू गाइड करना अपनी मोटर एक्टिविटी को, फिजिकल एक्टिविटी को, तो ये परसेप्शन का पार्ट होती है। उसके बाद है सेट। सेट का मतलब होता है रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म। आप कोई चीज़ तभी परफॉर्म कर रहे होते हैं जब आप खुद रेडी होते हैं या विलिंगनेस होते हैं। सो शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू स्पोर्ट्स, न्यू गेम्स में जो है अ, अपना विलिंगनेस दिखाना, ये परसेप्शन में आएगा, सॉरी सेट में आएगा। एंड देन गाइडेड रेस्पॉन्स। गाइडेड रेस्पॉन्स देखें, गाइड यहाँ पे लफ्ज है ना गाइड, गाइड को फोकस करें। गाइड का मतलब ये है किसी से सीखना, किसी से हेल्प लेके करना।
सो किसी को कॉपी करके, इमिटेशन करके, कॉपी करके करना कोई चीज़ सीखना, एंड देन फिर ट्रायल एंड एरर करना, कोशिश करना, फिर गलती करना, तो इसके थ्रू जो सीखना है या प्रैक्टिस करना। तो ये साइकोमोटर डोमेन का गाइडेड रेस्पॉन्स लेवल है। इसमें इसका मिसाल ये है कि प्रैक्टिसिंग डांस मूवमेंट्स। सपोज करें बच्चा डांस मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई कैरेट स्किल प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन किसी और की गाइडेंस के साथ कि अब ये करना है, तो उसको कॉपी किया, फिर प्रैक्टिस की, तो ट्रायल एंड एरर की, तो इस तरीके की जो स्किल्स होंगी वो गाइडेड रेस्पॉन्स में आएंगी। उसके बाद है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है कि डेवलपिंग हैबिचुअल मूवमेंट्स एंड स्किल्स परफॉर्म्ड विद कॉन्फिडेंस। अब इसकी हैबिट बना लेना और स्किल्स को जो है कॉन्फिडेंस के साथ करना। सपोज करें आप रोजाना की तरह कोई जिम स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिमनास्टिक्स कर रहे हैं, तो ये जो आएगा आपका मैकेनिज्म में आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। अब अब पहले क्या था कि आप आंखों से देखकर कोई इशारा लेकर कर रहे थे, फिर आपने विलिंगनेस शो की काम करने के लिए, फिर आपने किसी से गाइड ली, हेल्प ली, और फिर काम किया, कॉपी वगैरह किया। फिर आपने यहाँ पे हैबिट बनाई ये चीज़ काम करने की। हैबिट बनाने के बाद यहाँ पे आप जो है स्किल्स दोगे कि आपके पास ये स्किल है कि आप ये ना सही तरीके से कामों को कर सकते हैं। आप जो है ना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, एथलेटिक जो है ना एथलेट वालों की जो है टेक्निक्स हैं वो कर सकते हैं, या तो आप अच्छे से जो है ना डांस परफॉर्म कर सकते हैं, या कैंडिडेट्स कर सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स है, इसका मतलब ये है कि स्किल्ड, अब उसके पास स्किल्स हैं, इफिशिएंट है और सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आपके पास स्किल है, अब उस स्किल को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना। सपोज करें यहाँ पे जो बच्चे के पास जो स्किल्स आई, सपोज करें अगर डांस का एग्जांपल लें कि बच्चे के पास डांस करने की जो है स्किल्स आ गई हैं, वो अच्छे से कर सकता है विदाउट एनी एरर। लेकिन यहाँ पे चलते कोई सॉन्ग चेंज होता हो जाता है, कोई म्यूजिक चेंज हो जाती है, तो उस म्यूजिक के हिसाब से अगर बच्चा उस डांस को एडजस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है अडेप्टेशन, एडजस्टिंग मोटर स्किल्स विथ सिचुएशन, सो इफेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से चेंज करना। इसका एग्जांपल ये है कि मॉडिफाइंग डांस रूटीन्स टू मैच न्यू म्यूजिक, न्यू म्यूजिक के साथ जो है ना डांस रूटीन्स को और डांस एक्सरसाइज को मैच करना अडेप्टेशन लेवल में होगा। जेन नंबर 7 ये है कि ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन में क्या होता है, कोई कोई न्यू मोटर स्किल्स, कोई न्यू स्किल जो है ना परफॉर्म करना। सपोज करें ये सब स्किल्स बच्चे में आ गए, अब अडाप्ट भी कर सकता है बच्चा किसी न्यू सॉन्ग पे। तो अगर बच्चा उसी सॉन्ग पे कोई न्यू तरह की डांस अगर परफॉर्म कर ले, तो ये ओरिजिनेशन लेवल पे आएगा। तो साइकोमोटर डोमेन एक्चुअली फोकस ऑन दीज फिजिकल मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन के किस तरीके से यूज करें। फिर इसमें आपके म्यूजिक, आर्ट्स, आपके एक्सपेरिमेंट्स लेवल भी आ सकते हैं। सबसे पहले आप जो है सीखते हैं, किसी से कॉपी करके सीखते हैं, फिर आप उसकी हैबिट बना लेते हैं कि आपको आ जाते हैं, फिर जल्दी में आप स्किल्स हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है कि सपोज करें आप बच्चा टाइपिंग सीख रहा होता है ना, तो सबसे पहले आंखों से देख देख के टाइप कर रहा होता है। फिर बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है, और फिर जैसे दूसरे लिखते हैं इस तरीके से वो कॉपी करने की कोशिश करता है। फिर उसकी हैबिट हो जाती है कि डेली वो कुछ ना कुछ टाइप कर रहा होता है, फिर जल्दी जल्दी में वो एफिशिएंट हो जाता है कि उसको टेंशन नहीं होती। जो पैराग्राफ उसने प्रैक्टिस किया है वो जल्दी में लिख लेता है। अब अगर पैराग्राफ न्यू भी मिल जाए ना बच्चे को, तो वो भी टाइप कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्किल्स होंगी ये साइकोमोटर लेवल में आएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन, होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग था। चलें, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करें। 5:16 हो गए। कोशिश करें जो आप लोग के कोलीग्स होंगे कोई आपके कांटेक्ट में जो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना जूम को, लाइव ज्वाइन करें। ठीक है, रिकॉर्डेड में थोड़ा अच्छा है, मुझे तो रिकॉर्डेड अच्छे लगते हैं, लेकिन मसला ये है कि रिकॉर्डेड में फिर कुछ कुछ क्वेरीज अचानक आ जाती है ना, तो फिर बंदा नहीं पूछ सकता। यहाँ लाइव डिस्कशन में जो मज़ा आ रहा होता है ना, वो रिकॉर्डेड में नहीं आता। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, एंजॉय करें लर्निंग को, और फिर ये CRQs भी कुछ प्रैक्टिस करें। कल सैटरडे है, फिर संडे, 2 दिन है आपके पास, ये CRQs प्रैक्टिस करें।
नौशाद सीआरक्यू से इसमें हैं, ये देखें। ये सीआरक्यू है आपका, ये सीआरक्यू है, ठीक है। और ये सीआरक्यूज हैं। बाकी ये नहीं करें, ये तो मॉडल पेपर है। इसको अगर फोकस करें तो भले करें। ये जो है ना एआई से आप करवाएं, मेटा से करवाएं या किसी से भी ये क्वेश्चन। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये सीआरक्यूज प्रैक्टिस करें आप। ये तीन है सीआरक्यूज। की डिफरेंस, किस तरीके से एसएलओज में डेवलप करने में हेल्प करती है, एंड देन साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन को क्यों कंसीडर किया जाए। बाकी एक और सीआरक्यू मैं आपको बल्कि दो सीआरक्यूज ग्रुप में भेज देता हूँ। वो ये होंगे कि डेवलप करें जो है ना क्वेश्चंस एंड आपके एसएलओज लेवल के हिसाब से। चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।